इंशाअल्लाह अब हम कुछ इंतज़ामी उमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करूँगा कि उसको मुख्तसर करूँ, लेकिन चूँकि ये एक ज़िंदगी का एक अज़ीम सफ़र है तो यहाँ जो 20 दिन 40 दिन हमने वहाँ गुजारने तो हम 20 मिनट और 40 मिनट यहाँ अगर इस पर तवज्जो दे लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें हमें सहूलत रहेगी। बिलखुसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं, अब वो चूँकि ऑफ़िस में आके इस तरह से मिल नहीं पाए बार बार, जिस तरह आप लोगों की मुलाकात यहाँ हो जाती है, तो वो वाकई उनकी बेचारों की कुछ परेशानियाँ अपनी जगह दुरुस्त हैं, क्योंकि इस मुबारक सफ़र की एक एक्साइटमेंट भी होती है, हाजी परेशान भी हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ अर्ज़ करूँ कि आपको जो यहाँ लोग आए उनको हमने ये फ़ाइलें दी हैं और बाहर वाले हुज्जाज को भी इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी, जिसमें हमने आपको फ़ाइल पर आपका हाजी नंबर लिख कर दिया है। पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, आप पूरे सफ़र में नाम से नहीं, आपने अपना और अपने घर वालों का हाजी नंबर याद रखना। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक छोटी सी वजह मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, जिससे आप ख़ुद भी इस हिकमत को समझ जाएंगे कि हम किसी जगह जा रहे हैं और मैं कहूँ कि भाई बाहर बस आई है, अब फ़लाँ साहब, मुज़म्मिल साहब, रफ़ाकत साहब, साद साहब, अब मैं ये नाम पुकार रहा हूँ, एक लंबा वक्त लगता है। जबकि मैं कहूँ कि बस नंबर 1 में हाजी नंबर 1 से 45 तक चले जाएं और 46 से 90 तक बस नंबर 2 में चले जाएं, तो आप समझ रहे हैं ये 2 मिनट में काम खत्म। ये कब मुमकिन है कि जब अपना हाजी नंबर अब आपको याद होगा। तो अब हम भी और आप भी इसी रेफरेंस से गुफ्तगू करेंगे और आप कोई भी चीज़ आप ऑफिस से लेंगे या बताएंगे तो अपना हाजी नंबर आप लाजमी याद रखेंगे, इससे आपको बहुत आसानी होगी। वहाँ रूम भी इसी तरह दिए जाते हैं, खैमों में भी इसी तरह तकसीम की जाती है कि भाई इस खैमे में या इस कमरे में इस नंबर से इस नंबर तक हाजी है। अब ये हमें पता है कि ख़वातीन के हज नंबर क्या हैं और मर्द हजरात के क्या हैं, लेकिन आपको ज़रूर इन हाजी नंबरों को याद रखना है। एक एक सफ़र में बाज़ दफ़ा एक एक नाम के कई हुज्जाज होते हैं, तो फिर वो मसाइल आते हैं। इसी तरह आपके बहुत सारे जो गिफ्ट आइटम और हमने यहाँ डिस्प्ले भी कर दी हैं, इस पर भी हमने हाजी नंबर जो हम खुद दे रहे हैं हमने डाल दिया है, ताकि चीज़ें एक जैसी होती हैं आपस में मिक्स ना हो। लेकिन जो चीज़ें आप खुद ला रहे हैं उस पर आप लिख दीजिएगा, ताकि वो आगे पीछे किसी कमरे में पहुँच जाएँ तो हुज्जाज आप तक पहुँचा दें। और ये याद रखना चाहिए कि बाज़ चीज़ें लोग ढूंढ रहे होते हैं तो जाके मिलती हैं। हम खुद भी तवज्जो दें कि अगर हम कमरे में 4 या 5 लोग हैं और हम में से किसी का सामान नहीं है, तो हम कम से कम रिसेप्शन पर या अपनी इंतज़ामिया को आगाह कर दें। वरना ये होता है कि ढूंढने के बाद जब पता चलता है किसी कमरे में था किसी का बैग, तो पूछा भाई आपने बताया नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई हम समझते रहे हम में से किसी का है। लेकिन अगर आप आपस में एक दूसरे से पूछ लेंगे तो ये भी सहूलत हो जाएगी। तो पहली चीज़, ये जो फाइलें आपको दी गई हैं इसमें हाजी नंबर आपके डले हैं और इस रेफरेंस को अब आपने पूरे सफ़र में याद रखना है। फिर इसमें पैकेजेस, अब चूँकि लोगों की अपने अपने मामलात और सहूलत के हिसाब से कोई मुख्तसर दौरानिए के हज शेड्यूल पे जाना चाहता है, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन पे जाना चाहता है, तो इसलिए मुख्तलिफ हैं। तो जो पैकेजेस हैं इसमें लगा दिए गए और जो आपका और कंपनी का मुआहदा है वो भी इसमें अलग से लगा दिया गया। इसका वजह यह है कि हज एप्लीकेशन फॉर्म अभी आप लेके भी जाएंगे यहाँ से और शेयर भी किए गए थे कि चेक कर लें, तो उसमें बाज़ दफ़ा ही सवाल आता है कि भाई हमारा पैकेज तो ये तय हुआ था, इसमें अमाउंट कुछ आ रही है, तो उसमें वो बेसिक उठाता है, बेसिक पैकेज शेयरिंग पैकेज को उठाता है। और हुज्जाज बहुत सारे कुछ उनकी एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड भी होती है जो पे करते हैं, तो वो हज फॉर्म पर शो नहीं हो रही होती। तो उसके लिए फिर हमने अलग से इसमें आपका पूरा डिटेल उसके अंदर डाल दी कि अगर आपका कोई और कंपनी से अलहदा से कोई एक्स्ट्रा सर्विस आपने मुआहदा किया है तो वो उसमें शामिल है। इस पर फ्लाइट शेड्यूल दे दिए गए, फाइल के अंदर आपकी फ़्लाइट शेड्यूल है हमारा। इंशाअल्लाह चूँकि मुख्तलिफ मैंने अर्ज़ किया कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हुज्जाज हैं, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, तो हमारी जो फ़्लाइट पहला ग्रुप जो जाएगा वो फ़्लाइट है 8 जून, फ़्लाइट है 8 जून। लेकिन बड़ी गौर से मेरी बात आपने सुननी है, जाना 8 जून को नहीं है, 7 जून। हमने इसीलिए ये शेड्यूल जो लगाए इस पर लिख दिया है नीचे बड़ा बड़ा बोल्ड करके कि आपको 7 जून को
इतने बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना है और हमारी टीम से, महबूब रहमानी हज सर्विसेज के स्टाफ से वहाँ मुलाकात करनी है और एक मखसूस कार्ड हम वहीं पे देते हैं ताकि हाजी वहाँ पे भी हमें पता हो कि टाइम पर आ गया है और हमसे मिल के अंदर जाए। मैं तो खैर इंशाअल्लाह साथ हूँ और भी बुजुर्ग हज़रात साथ हैं, अल्लामा साहब साथ हैं, बाकी भी जो टीम के हज़रात साथ हैं सफ़र में वो भी मैं इंशाअल्लाह भी आपके सामने उनकी भी ज़ियारत करवा दूँगा। लेकिन कुछ हमारे टीम के मेंबर यहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं जो आपको अटेंडेंस लगा के, जैसे अभी आप तशरीफ़ लाए तो रिसेप्शन पे आपने साइन किया, इस तरह एयरपोर्ट पे भी डिपॉर्चर लाउंज पे हमारा अमला मौजूद होगा जिनको आपने अटेंडेंस देनी होगी और वो आपको एक लास्ट मोमेंट में जो कार्ड्स दिए जाते हैं कुछ देंगे। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी से परेशान ना हो, इनमें से कुछ चीज़ें जो भी होंगी वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो जहन में रखिए, जिनकी फ़्लाइट टिकट पर 8 जून लिखी है उनको कब जाना है? 7 जून की रात 11 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है, क्योंकि फ़्लाइट टाइम है रात 3 बजे का। 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाती है टिकटों के ऊपर, रात 12 बजे के बाद डेट बदल जाती है, इसलिए टिकट पे लिखा आ रहा होगा 8 जून। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हैं पहली फ्लाइट। लॉन्ग ड्यूरेशन वालों की हमारी फ्लाइट है, टिकट पे लिखा होगा 9 जून, लेकिन जाना कब है घर से? 8 जून की रात 10:30 से 11 के दरमियान डिपॉर्चर लाउंज पे उन्होंने हमारे टीम से वहाँ मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह। हसन भाई ये बताइए कि हमारी टीम कहाँ मिलेगी, किस स्पॉट? डिपॉर्चर लाउंज के बाहर। डिपॉर्चर लाउंज के बाहर। सारी बात है कि वो अंदर नहीं जा रहे हैं, जो अंदर वाले स्टाफ वो आपको पता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें नीचे गुजारिशात में लिख दिया गया है कि ट्रैफिक, आप और हम सब इस शहर में रहते हैं तो ट्रैफिक के मामलात आप जानते हैं। हज को आम ट्रैवलिंग अलग रखें। हम में से बहुत से होते हैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होते हैं, आते जाते रहते हैं, तो वो हज को भी ऐसे ईजी लेते हैं, जबकि यहाँ कुछ चेकिंग काउंटर बढ़ जाते हैं हज में। एंटी नारकोटिक्स वाले अलग रोकते हैं, कस्टम वाले अलग रोकते हैं, बोर्डिंग काउंटर वाले अलग। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत है, लेकिन एक काउंटर और बढ़ गया, बोर्डिंग काउंटर, जहाँ पे आप एयरलाइन में अपना सामान देंगे और अपने सीट नंबर लेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन के बाद अब एक काउंटर और बढ़ गया, सऊदी इमिग्रेशन। ये है बहुत बड़ी सहूलत। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना होगा, जो कराची में भी साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हमें ये आसानी अता फरमाई कि अब सऊदी इमिग्रेशन भी जद्दा की बजाय कराची में होगी। यानी आप अपने मुल्क से एग्जिट की स्टैंप लगवाएंगे और अगले ही काउंटर पे आप एंट्री की स्टैंप लगवा लेंगे, आप सऊदीया में एंटर हो गए, ताकि जब आप जद्दा पे उतरेंगे तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट की तरह उतरें और सीधे अपने बस की तरह वेटिंग लाउंज में जाएं। लेकिन उसके बावजूद ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि जिस तरह शाह साहब ने भी अर्ज किया था कि सब्र का पहला इम्तिहान जद्दा है। इस तमाम तर सहूलत के बावजूद, क्योंकि मैं कल भी कुछ उज्जाज से गुफ्तगू कर रहा था कि कितनी आसानियाँ हो गई। जो आज से 20 साल पहले हज पे थे उनके अलग मामला हैं, उन्होंने जो जो तकालीफ उठाई, जो 50 साल पहले थे उनकी तकालीफ, और जो उससे पहले करते रहे ऊँटों घोड़ों पे। लेकिन मैंने अर्ज यही किया कि जिस दौर का हाजी होता है ना, वो ये भी मुश्किल लगता। अब ये इतनी बड़ी सहूलत है यहाँ पाकिस्तान में इमिग्रेशन हो जाना, लेकिन मसला ये कौम उसी दौर की है। जैसे आजकल बच्चे, टेक्नोलॉजी वाले बच्चे आ रहे हैं ना, वो मोबाइल फ़ोन बोलना बाद में सीखते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करना पहले सीखते हैं। तो इसी तरह ये इस दौर का हाजी भी उसी दौर का होता है, उसको नहीं पता वो पहले वाले तजर्बात क्या थे, उसके लिए ये भी मुश्किल होता है। तो हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर आमादा रखना है कि हज में सबसे ज़्यादा सहूलत और मज़े वो लेता है जो अपनी घड़ियों को यहाँ भूल जाए। हसन भाई आपने बताया कि टाइम पर यहाँ पहुँचना है। अगर किसी वजह से मैं हज पे जा रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो आजकल के मौजूदा कानून के मुताबिक उसको क्या होगा इमिग्रेशन में? खुदा ना खास्ता बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई हमारे सीनियर ग्रुप लीडर अहमद अली बापू ने कि अगर किसी वजह से हाजी गलती कर जाता है और लेट हो जाता है तो ये नो शो कहलाता है, और नो शो की सूरत में वो टिकट ज़ाया हो जाता है। नई टिकट किस क्लास में आ रही है, कितने की आ रही है, एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। लिहाजा थोड़े थोड़े वक्तों को ना वो देखें, बल्कि बिफोर टाइम पहुंचने की कोशिश करें। ये वो सफ़र है हर जगह। सऊदी वज़ारत तालीम के मुताबिक जो आपका फ्लाइट टाइमिंग दिया गया, अगर उसके बाद आप पहुंचते हैं तो क्या मसाइल आ सकते हैं जो कल आप डिस्कस कर रहे हैं? जद्दा की मतलब आपके फ्लाइट शेड्यूल से आप हटके गए तो? जी हाँ, इस दफ़ा की सऊदी तालीमात के एतबार से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। हज में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये लफ्ज़ पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अगर
इस तरह की कोई मामलात होते हैं तो हम यहाँ तक हाजी को वापस भी भेज सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कि अपने टाइम को यकीनी बनाएं। तो मैं फिर दोबारा अर्ज कर दूं कि 8 जून की जिनकी फ़्लाइट है, टिकट पे 8 जून लिखा होगा, उन्हें 7 जून यानी जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब फ़्लाइट है और जुम्मे की रात को उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना है 10:30 से 11 के दरमियान। जिनकी फ़्लाइट 9 जून है तो उनको हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ये फ़्लाइट है और हफ्ते ही की रात को यानी 8 जून को पहुंचना है एयरपोर्ट रात 10:30 से 11 के दरमियान। मज़ीद समझना हो तो आप ऑफिस में आके तफसीलन समझ सकते हैं। अच्छा, अब आपका जो अब काम है, लोग चूँकि हमारी फ़्लाइट लास्ट में होती है और इसकी भी मैं वजूहात बता दूँ। अच्छा, अब हाजी परेशान हो जाता है, एक सफ़र है, उसकी एक एक्साइटमेंट है, वो परेशान होता है कि अब क्या है, वैक्सीनेशन कब करानी है, ये कब करना है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हाजी कैंप की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अपनी अपनी फ़्लाइट से 1 हफ़्ता पहले, 8 दिन पहले वैक्सीनेशन के लिए हाजियों को भेजें। तो आप खुद रश में जाके क्यों फंसना चाहते हैं? इसका तरीकाकार 1 हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले। तो अब हमारा वो टाइम स्टार्ट हो गया, यानी अब आपके पास कल से लेके बुध तक ये 3 दिन, एंड लिमिट नहीं है, लेकिन मैं बुध तक आपसे इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि वो आपको एक येलो कार्ड देंगे जो हमें आपके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होगा। तो आप हमें 27, 28, 29 इन 3 दिनों में यकीनी बनाएं कि आप हाजी के हम जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा लें। उसके प्राइस इस पैकेज में शामिल होते हैं, आपकी हज एप्लीकेशन में वो कट चुके हैं। वो 3 से 4 वैक्सीनेशन होती हैं, उसमें पोलियो वैक्सीन है, गर्दन तोड़ बुखार के टीके हैं, ये लगवाने होते हैं और वो एक कार्ड जारी करेंगे आपको। वो कार्ड आपको ऑफिस में हमें देना होगा ताकि उसके बाद आपकी बाकी दस्तावेज़ात को मुकम्मल किया जाएगा। तो ये अच्छा, इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी हज एप्लीकेशन फॉर्म की। व्हाट्सएप पे अक्सर हुज्जाज को शेयर कर दिए थे उसको वेरिफिकेशन के लिए कि कोई गलती वगैरह हो तो दुरुस्त कर लें। लेकिन अगर प्रिंट आउट नहीं है तो यहाँ प्रिंट आउट मौजूद हैं काउंटर पे। आप रिसेप्शन से अपने हज एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले जाइए ताकि आपको हाजी कैंप में उस प्रिंट आउट पे वो वैक्सीनेशन कर देंगे। कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। सुबह 9 से 4 बजे तक पूरा हफ्ता वैक्सीनेशन होती है, हफ्ता इतवार को भी होती है। तो आप जाके ये वैक्सीनेशन का मामला अपना करवा लीजिए लाजमी। इसके बाद एक स्टेप है, जब आप एयरपोर्ट पहुंच गए, अब अगर आप किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम हैं तो लाजमी याद रखिए कि आपको एनओसी चाहिए होगी एयरपोर्ट पे। आपको तमाम दस्तावेजात के 3 से 4 सेट रखने हैं और 2 हर वक्त अपने दस्ती बैग में रखने, जिसमें से एक आपसे इमिग्रेशन काउंटर पे मांगेंगे और एक आपसे एनओसी मांगेंगे अगर आप सरकारी मुलाजिम, तो वो आप लाजमी अपने इदारे की साथ रखिएगा। एक्स पाकिस्तान लीव वगैरह और जो भी एनओसी वगैरह होती है वो इमिग्रेशन काउंटर पे आपसे मांगी जाएगी। यहाँ से इमिग्रेशन होने के बाद टेक ऑफ हो गई फ़्लाइट इंशाल्लाह अपने वक्त पर। नियत हम इंशाल्लाह जैसे शाह साहब ने फरमाया कि जहाज़ में करेंगे, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कभी बाज़ औक़ात ताख़ीर हो जाए तो हालत एहराम की पाबंदी ना रहे। दूसरी सूरत ये होती है कि लोग आते हैं, हार वार पहना रहे हैं, खुशबू लगी हुई है, इससे आप बच जाते हैं। तो जहाज़ में नियत करना ज़्यादा बेहतर रहता है। जब फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाए, आप खाने वाने से फारिग हो जाएं। हम भी कोशिश करते हैं कि इज्तिमाई तौर पे नियत करवा दें या याद दिला दें। और हर सऊदीया जाने वाली एयरलाइन में ऐलान होता है मिकात से पहले कि जो हज और उम्रे का इरादा रखते हैं वो नियत कर लें। ये फिर याद रखिएगा, जो हज तमत्तो कर रहे हैं और मोस्टली तमत्तो ही करते हैं, जिसमें आपने जाके पहला उम्रा करके एहराम उतार देते हैं, तो उनको यहाँ से कौन सी नियत करनी है? उम्रे की। अब ये जिनको पता नहीं होता, जो तरबियती नशिस्त से अटेंड नहीं करते, वो परेशान होते हैं। अब जहाज़ में एक साहब नियत करवा रहे थे कि भाई उम्रे की नियत कर लें, एक बाबा शुरू हो गए, बोले हमने तुम्हें हज के पैसे दिए तो उम्रे की नियत करा रहे हो। अब बात यह है कि पहले उम्रे ही की नियत की जाएगी, लेकिन वो कह रहे मैं हज पे जा रहा हूँ तो उम्रे की नियत करा रहे हो मुझे। तो लिहाजा तरबियत बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम इस फरीज़े हज की अदायगी की तरफ जहन बन जाता है तो शैतान हमारी तवज्जो शरई मामलात को सीखने से हटा देता है और हम दूसरे गैर ज़रूरी उमूर पे तवज्जो ज़्यादा दे रहे होते हैं। और जो असल है, अच्छा असल के दिन भी कम है, हमारा शेड्यूल 15-20 दिन का हो या 40 दिन का हो, हज 4 से 5 दिन, लेकिन वो 4 से 5 दिन की अहमियत ज़्यादा है। हमें उसको सीखना है एक एक स्टेप को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी कि हमारे साथ
उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिनसे हम इस पूरे सफ़र में सीखने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान व मकबूल फरमाए। तो गुजारिश है कि इन 3 दिनों के अंदर अपनी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लें। जब आप वैक्सीनेशन के कार्ड हमें जमा करा देंगे तो उससे 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको दस्तावेज़ात इंशाअल्लाह फ़ोन करके स्टेप बाय स्टेप कॉल की जाएंगी, ताकि एकदम रश ना हो। एक दिन की कुछ फैमिलीज़ को, फिर कुछ फैमिलीज़ को बुला के उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके ये जो तहाइफ हैं वो उनके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले इसलिए कर दिए कि आप तैयारी के दौरान ये चीज़ें ना लें। मसलन एक हैंड कैरी बैग है, ट्रॉली बैग, ये आपको इदारे की जानिब से प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह एक आपका बेल्ट पाउच है जिसमें आप अपने कुछ औराद व वज़ाइफ, कुरान शरीफ रख के हरम में आना जाना और वहाँ बैठ के पढ़ना या कुछ ज़रूरी चीज़ें साथ रख सकें। एक पानी की बोतल है, ये कब काम आती है कि आपके बैग में जमज़म वगैरह या आपके कमरे में आप जब हरम गए जमज़म ले आए और कमरे में आपके पास जमज़म मौजूद रहे, इस काम की बोतल आती है। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जब आप वैक्सीनेशन की कार्ड जमा कराएंगे उससे अगले 1 से 2 दिन में आपको कॉल करके आपके वीज़े, आपके टिकट्स और आपके ये तहाइफ इंशाअल्लाह इदारा आपको देगा। अच्छा, अब यहाँ से पहुँच गए जद्दा। सबसे बड़ी सहूलत मैंने आपको अर्ज़ कर दी कि जद्दा इमिग्रेशन आपका हो चुका है। वहाँ उतर के इंशाअल्लाह आप डोमेस्टिक हाजी की तरह उतरेंगे। वहाँ प्रोसेस क्या है कि अमूमन वो वेटिंग लाउंज में ले जाते हैं और हर मुल्क के हाजियों को एक तरफ बिठा देते हैं। उसके बाद बसेस का सिस्टम होता है। यहाँ खुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं वो तवज्जो दें मेरी इस बात पर कि हाजी सोच रहा होता है कि मैं अरबी में इसको समझा दूँ, भाई टूटी फूटी इंग्लिश में समझा दूँ, उर्दू में समझा दूँ, मुख्तलिफ अपनी कोशिश कर रहा होता है कि ये हमारे जल्दी बस में बिठा दे। ध्यान दीजिएगा, आप ये ऐसा खुदकार निज़ाम है, बिहम्दी ताला इतना अच्छा सिस्टम है कि कोई गूंगा हो, नाबीना हो, जबान ना आना बहुत दूर की बात, बोलना ही नहीं आता, वो नाबीना है, गूंगा है, अगर वो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरा है हज उम्रा वीज़ा पर, तो वो कहाँ कहाँ जाना है उसके वीज़े का बारकोड सब उन्हें बता रहा है, सब पता है उनको। आपको जद्दा से किस बस में किस मकतब मौल्लिम के पास भेजना है, उस मौल्लिम को पता है आपकी बिल्डिंग कहाँ है और आप मक्का में कब तक हैं, आपकी एयरलाइन कौन सी है, मदीना आपने कब जाना है और मदीना से वापसी आपकी कब है। आपको कुछ बोलना नहीं आता तो भी उसको पता है। अब हमारे लोग परेशान कहाँ हो रहे होते हैं कि टाइम लग रहा है, 2 घंटे हो गए, टाइम लगता है। हज में असल चीज जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना, एक चलने के लिए और एक वक्त लगता है अपने आप को बार बार ये बात समझानी है और इसमें कहीं अपने आप को इस्तिराब का शिकार नहीं होने देना। मैं निचोड़ बता दूं ना, मैं ज़माने तालिब इल्मी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई और ये मुझसे भी सीनियर हज़रात यहाँ बैठे हुए। निचोड़ ये है कि ना आज तक कोई गुमा है ना कोई गलत गया है। मजे में वो रहा है कि जिसने अपने आप को पुरसुकून रखा और अपने आप को हालात पे छोड़ दिया। सब काम होते रहते हैं। परेशान कौन होता है? जो घबरा रहा है, इस्तराब का शिकार है। अब वो उसको रश में भी परेशान होगा, वही भगदड़ में भी परेशान होगा। जो इत्मीनान की कैफियत वाला होता है ना, वो साइड पे हो जाता है। रश है, एक तरफ हो जाओ, बैठ जाओ। ऐसा हुआ मिना में बुजुर्ग हुज्जाज को रास्ता नहीं मिल रहा। अभी तो ये मोबाइल और लोकेशन का दौर है, इससे पहले की बात कर। इवन कि मेरे वालिद साहब एक मरतबा अरफात से वापस आ रहे गुम हो गए और बहुत बाहिम्मत मौजूद थे, अभी यही हैं, स्टेज पे बैठे थे। तो वो परेशान हो गए, जबकि परेशान नहीं होते। परेशान हो के फोन आया कि मुझे खैमा नहीं मिल रहा। मैंने कोई मसला नहीं है, कोई चाय का होटल नजर आ रहा है? क्यों मिना में है जगह जगह वो बने होते हैं खैमों के दरमियान। मैंने कोई चाय वगैरह का होटल नजर आ रहा है, आप चाय पिए बैठ के, रस्ते को छोड़ें, चाय पिए। वो जब चाय पी ली, आधे घंटे में मैंने फ़ोन किया तो कह रहे हैं आप चाय पी के फारिग हो तो सामने अपना खैमा। होता क्या है, आदमी परेशान और इस्तिराब का शिकार होकर खुद घबरा जाता है। आप उल्टा चल ही नहीं सकते वहां। आप तवाफ में उल्टा चल के दिखा दीजिए, आप सीधा नहीं चल पाते अपने दम पर, लोग धक्का देके चला रहे होते। तो अब जब अरफात से मिना जाना है, रमी करने, तो आप अरफात की जानिब कैसे चलेंगे? नहीं चल सकते, बल्कि वो भी लोग बहाते हुए ले जाते हैं आपको।
जमरात की तरह। तो एक बात तो जहन में रखें, वहां ना कोई घूमता है, हाँ वक्त लगता है। जब आप इसके लिए तैयार है तो इंशाल्लाह हज के मजे ही लेंगे, परेशान नहीं होंगे। दूसरी बात, मौलिम कैसे पता चलेगा? आपको पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपका वीजा सब कुछ बता रहा होता है। कौन सा मोहल्ले में, आपको ना किसी को कॉल करने की जरूरत है। जब आपको ये समझ में आ गई कि टाइम लगता है तो बस अब आप इत्मीनान से बैठे रहें, वो खुद कॉल करेंगे, भाई आ जाइए आ जाइए। कभी ऐसा लग रहा होता है शायद भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद आपको बुलाएंगे, चले आ जाए भाई आ जाए। कहाँ है? महबूब रहमानी वाले या मुनज़्ज़म कंपनी का नाम ले लेते हैं, वो भी हमने फाइल के ऊपर लिख दिया है, अल वकील मुनज़्ज़म। तो मुनज़्ज़म नाम ले लेते हैं, नए नाम इन्होंने हज कंपनीज को दिए हैं, मुनज़्ज़म का नाम अलग दिया है। तो अल वकील का नाम ले लेंगे, या वो आपको महबूब रहमान के नाम से पुकारेंगे। अब वो बसों में बैठाना शुरू कर देंगे जद्दा एयरपोर्ट से। आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं मेरा मौलिम कौन है, मैं सी कैटेगरी वाला हूं, बी कैटेगरी वाला हूं, कुछ बोलने की जरूरत। अकेला हाजी भी उतरेगा, किसी मुल्क से आ रहा है, वो हम तक हमारी बिल्डिंग तक वो पहुंचा देते हैं। और जो हमारे साथ हैं वो वैसी ग्रुप के साथ हैं, उनको वैसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हसन भाई, एयरपोर्ट पे जब हम वेट कर रहे हैं उस दौरान जैसे आपने कहा कि कोई भी कहीं नहीं रहेगा और जो भी होगा वो सबको लेके जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि मैं कहीं और निकल के किसी तरफ घूमने चला गया कि मेरे बगैर तो बस ही नहीं जाएगी। तो ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई। ग्रुप के साथ बैठे या कहीं जाएं, वॉशरूम वगैरह जाएं, पहुंच तो वो भी जाएगा, पहुंच तो वो भी जाएगा, लेकिन हो सकता है दूसरे दिन पहुंचे। एक होता है कि उन्होंने ये जगह दी हुई है कि भाई इस हॉल में ये पाकिस्तान वाले बैठे, अब ये हाजी टहल रहा है, वो चाय ढूंढ रहा है, वो थोड़ा फ्रेश होने चला है, वो कहीं जाके सो गया जहाँ खाली था। भाई कोई मुल्क नहीं आया हुआ था, इसने बोला ये वाले कैंप खाली पड़े, सो जाओ, वेटिंग लॉन्च खाली पड़ा हुआ है। तो पहुंचेगा तो ये भी, लेकिन ग्रुप के साथ नहीं पहुंचेगा। अब ये 15 घंटे में पहुंचे, 24 घंटे में पहुंचे, ये इसका नसीब है, पहुंच जाएगा। ये जरूर है, तो कोशिश करें कि अपने ग्रुप के साथ रहें या जिस जगह वो भेजें। मतलब लॉन्च की पहचान ये होती है कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए होंगे तो वहां चले जाएं। अच्छा, टर्मिनल 1 इन्होंने बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया है, अगर आपका नसीब वहां फ्लाइट उतर जाती है तो वहां तो डायरेक्ट सामान उठाती बस में बैठाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यूं फारिग हो गए, वो बस में ढाके 8-8 घंटे गुजर जाते हैं। बाज दफा बस फौरन मिल जाती है बाज दफा, लेकिन बस में बैठ के सारा प्रोसेस करते हैं। जो आप वेटिंग लॉन्ज में बैठे हुए थे वहां प्रोसेस हो रहा था, वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, एक एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, इनमें लगता है टाइम। बस फौरन मिल गई, अब आप कहीं चल नहीं रही। बस में बैठने से मतलब ये नहीं कि आप चल पड़ेंगे, एक बहुत लंबा प्रोसीजर पीछे होता है कि वो आपके सारे वीजे, आपकी चीजें वो स्कैन कर रहे होते हैं, बारकोड स्कैन कर रहे होते हैं, और सारा शेड्यूल बस ड्राइवर के हवाले करते हैं कि जाके मौल्लिम के हवाले करो। फिर मौल्लिम आपके पासपोर्ट के साथ अपने ऑफिस रिकॉर्ड में उसको रखता है। हजरत से वुजू करने जा रहे हैं, तशरीफ रखिए। अभी मुलाकात करने की चंद इंतजामी उमूर के नुकात समझ लीजिए, पॉइंट समझ लीजिए। अभी से वुजू करने गए और आपको भी वुजू का वक्फा देंगे इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर हमें कोई मेडिसिन ले जानी है, तो जब आप हाजी कैंप अभी अगले 3 दिन में वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो अपनी जो मेडिसिन आप लेके जाना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक अपने दिनों के हिसाब से कोटा खरीद के एक प्लास्टिक बैग में साथ ले जाइए, और हो सके तो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन साथ रखें। वो देखकर हाजी कैंप के डॉक्टर उसको सील कर देंगे, अपनी स्टैंप लगा देंगे। जो स्टैंप वाली बैग होता है मेडिसिन का, उसको एयरपोर्ट पे नहीं रोका जाता। कोशिश ये करनी चाहिए अपने डॉक्टर से आप टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन लें, अमूमन लिक्विड फॉर्म में अलाउ नहीं करते, इसी तरह कैप्सूल फॉर्म में बाज़ दफ़ा रोक लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये करें कि अपनी मेडिसिन के जेनेरिक नेम या जो फार्मूला होता है उसकी तस्वीर ले लें, क्योंकि यहाँ मेडिसिन का नाम मुख्तलिफ हो सकता है, फार्मूला एक ही होता है। जब आपके पास मोबाइल में पिक्चर होगी तो आपको सऊदीया के मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी, और मुफ्त अस्पताल भी बहुत, सऊदियों के भी, और अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हज पे स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाती है जिसकी इंश्योरेंस वगैरह सब ऑलरेडी आपके इस हज फॉर्म के साथ पेड होती है, तो वो आपको ये सारी सर्विस फ्री भी मिलती है। हाँ, मेडिकल स्टोर पर डायरेक्ट चले गए तो महंगी मिलती है, तो कोशिश करें कि अपनी कोई दवाई की ज़रूरत भी है तो किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल से या किसी सऊदी हॉस्पिटल से जाके आप ले लें। तो दवाइयाँ आप हाजी कैंप से पैक करा लें, बहुत अच्छा है।
दूसरी चीज़ ये है कि अब आप जद्दा से इंशाल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच गए। मैंने वही अर्ज किया था कि टाइम लगता है, टाइम को आपने बर्दाश्त करना होगा, ये पहला स्टेप है। और इसमें मैं एक और बात अर्ज कर दूं कि पूरा सफर हज को आसान बनाना, खास कर वो, अच्छा हज है क्या? वो सिर्फ 5 दिन अय्याम हज मिना अरफात, बाकी तो आप उम्रे की तरह नॉर्मल होटल होता है, हराम होता है। असल है वो 5 दिन जिसमें हमें ये सारी चीज़ों को ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार करना होता है। और उसमें अगर एक चीज़ आपने समझ ली, सब्र कहाँ करना है, हर किसी के लिए इसका मामला मुख्तलिफ है। हर किसी के सामने हज में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र से सन 2001 से वाबस्ता हूँ। हज के सफ़र में हर किसी के सामने वो बात आती है जो उसके खिलाफ है मिजाज, और यही शायद आजमाइश। आप समझिएगा मेरी बात को। और जिन हाजियों ने बात समझी उन्होंने वल्लाह शुक्रिया अदा किया, अभी भी बैठे हैं। बोला हसन भाई ये एक जुमला ऐसा था जिसने हमें कई जगह बचा लिया कि हम कहीं बदमज़गी का शिकार होते। हज में हर किसी के सामने वो मामला जरूर आता है कदम ब कदम जो उसके खिलाफ है मिजाज हो। मुझे लाइट बंद करने की सोने की आदत है, शहरी में कोई ऐसा हाजी मिल गया वो लाइट जला के बैठा हुआ है और पढ़ भी कुरान रहा है। अब कैसे डोगूं? कुरान पढ़, ज़हनी तौर पे यही तैयार क्यों ना कर लूं अपने आप। वॉशरूम में आजमाइश हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लाइन में लगे हुए, अब आधे घंटे बाद नंबर आया और कोई आ जाएगा, ऐसा बहुत इमरजेंसी है, वल्लाह ये समझो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। ये गुस्सा नहीं करना, पागल हूं मैं आधे घंटे से खड़ा हूं, नहीं ये कौन है मुझे नहीं पता, ये वाकई इंसान है, हाजी है या मेरी आजमाइश है। मैंने ये बहुत तजर्बा किया, मेरे साथ होता था। एक घंटे बाद अरफात में नंबर आ रहा है, अचानक कोई आ गया। जब नंबर आया कोई आ गया, हजरत अब दिमाग तो बहुत घूमता है आदमी का, गर्मी है, खड़ा है, लेकिन फिर एक ख्याल आया कि यार यही तो तेरी आजमाइश हो सकती है, यहां नहीं तो कहां। अल्लाह की मखलूकात से सामना इस सरजमीन पे नहीं होगा तो कहां होगा। तो बहुत कदम ब कदम अपने आप को संभाल के हमें चलना है और ज़हनी तौर पर तैयार रखना। और एक चीज़ अगर अब मैंने नियत कर ली ना, और ये उलमा ने, हमारे इस्लाफ ने हज्जे मकबूल व मबरूर, हज्जे मकबूल व मबरूर की जो निशानियां बताई हैं ना, उसमें से 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फरमाया अपने दिगर हाजियों के साथ खैर ख्वाही करता चले, ये हज्जे मबरूर की निशानी। अगर तुम जानना चाहते हो कि हज्जे मकबूल किसे कहते हैं तो दूसरे हाजियों के साथ खैर ख्वाही करते चलो। अब खैर ख्वाही बहुत सारे तरीके से हो सकती है। माली तौर पर मैं ज्यादा रखते सफर लेके चलूं कि किसी हाजी को जरूरत पड़ जाए मैं काम आ जाऊं, या कोई और मुशक्कत जिसमें मैं उसका साथ दे दूं। एयरपोर्ट पे रश है, उसकी मदद कर दूं, वो पहली बार सफर कर रहा है। क्योंकि आप याद रखिएगा हज में दुनिया भर से वो मुसलमान बुजुर्ग हजरात और एक वो तबका सफर करता है जो कभी अपने मुल्कों में शहर पे भी नहीं गया होता, यानी कराची से लाहौर का सफर भी नहीं किया होता, लेकिन हज में अचानक सफर का वास्ता पड़ता है। अब आप कह रहे हैं यार मैं अमूमन जाता हूँ, इतनी लंबी लाइन लगती नहीं है, ये टाइम लग रहा है, अजीब तमाशा है, बोर्डिंग कोई किस सीट पे बैठ गया कोई किस सीट पे। नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये सोचना है कि मुझे अगर कोई ऐसा हाजी मेरे आगे खड़ा है तो मैं उसकी हेल्प करूं। अगर मैं जानता हूं और अल्लाह ने मुझे इस्तात दे दी है, चंद लफ्ज मुझे आ गए हैं, मुझे पता है इसको क्या कहते हैं, इस इस्तिलाह को क्या कहते हैं, बोर्डिंग क्या होती है, सीट नंबर क्या होता है, तो मैं ये जहन बना के चलूं कि जितना मुमकिन है मैं हुज्जाज के काम आऊंगा। और ये सोच लिया तो आपका सफर इतना मजेदार हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, आप उसकी रूहानियत को महसूस करेंगे। और जिन लोगों ने इस पर अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि वो कई सालों से सफर कर रहे हैं। बात तो हमारे साथ ही कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, कुछ तो आते ही इसीलिए। मुझे कराची कितने लोग मिलते हैं और अपने साथ भी कितने लोग मिलते हैं। मुझे एक बंदा मिला 2003 या 4 में, वो हॉस्पिटल लेके जा रहा था मुझे। मैंने कहा मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, तुम मुझे हेल्प कर रहा। मैं तो, हम लोग कराची से सिर्फ अय्याम हज के लिए आते हैं और 2-3 दिन मदीना हज लेके चले जाते हैं। हर साल इसीलिए आते हैं कोई गुमा हुआ हाजी मिल जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, सिर्फ इसलिए आते हैं। सिर्फ एक थैली होती है, और मैं जानता हूँ ऐसे लोग घर पे भी नहीं पता होता, ऑफिस में भी नहीं पता होता,
कारोबार वालों को भी नहीं पता होता, जाते हैं आ जाते हैं, इस नीयत से जाते हैं। और ये हज मकबूल और मबरूर की निशानी है कि दूसरे हुज्जाज के साथ खैर ख्वाही करता चले। अगर हम ये नियत कर लेंगे तो इंशाल्लाह ना एयरपोर्ट पे तकलीफ लगेगी, ना बोर्डिंग पे रश लगेगा, बल्कि कोशिश ये होगी कि हम इसकी मदद कर दें। ये देर लगा रहा है, इसका सामान उठा के हम रख दें, जिसको सीट नहीं मिल रही है हम सीट दिलवा दें, बजाय इसके कि मैं गुस्सा करूंगी यार ये किधर बैठ गया, मेरी सीट पे बैठ गया। अरे भाई अपने हज को मकबूल बनाओ, मबरूर बनाओ। अल्लाह ने मौका दिया है, एक लम्हा कैश करो। अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को आसान और मकबूल फरमाए। अब बाद लोगों का सवाल कि हम वहाँ पहुँच के अजीज़िया, हम यहाँ से जद्दा एयरपोर्ट से अजीज़िया पहुँचेंगे। अजीज़िया क्या है? अजीज़िया मक्कातुल मुकर्रमा हुदूद हरम का ही इलाका है और ये मिना से पैरेलल और बिल्कुल साथ है। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अय्याम हज में होता है कि मिना आदमी टहलता हुआ चला जाता है। यानी मैं अगर आपको समझाने के लिए अर्ज करूँ, अगर आपने कराची में कटी पहाड़ी देखी है तो उसके दोनों तरफ क्या है? एक तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद है, एक तरफ कस्बा कॉलोनी। जस्ट इसी तरह अजीज़िया और एक तरफ मिना की वादी चल रही है, बीच में हर थोड़े फासले पे पहाड़ियों में उन्होंने कट लगाया। तो आदमी अजीज़िया से पैदल वॉक करता हुआ एक ब्रिज चढ़ता है और उधर उतरता है, मिना में उतर जाता है, मिना से चलता है अजीज़िया में उतर जाता है। और ये अजीज़िया, लेकिन ये हुदूद हरम में, यहाँ जो भी इबादत वो हुदूद हरम की इबादत है, हुदूद हरम से बात नहीं है। लोग समझते हैं शायद कोई और शहर है, नहीं, हुदूद हरम का इलाका और पूरा मक्का आबाद होता है। अजीज़िया का तो चलेंगे बेनिफिट है ना कि मिना से करीब है, बहुत सारे मक्का के डिस्ट्रिक्ट हैं, बतहा, कुरैश, खालदिया, शोगिया, रुसैफा, सब में हज ही होता है। लेकिन वो बेचारा मिना से भी दूर होता है और हरम से भी दूर होता है। अजीज़िया वाले को बेनिफिट ये है कम से कम अय्याम हज में मिना से करीब होता है। हुदूद हरम जाने में बाज़ औक़ात 15-20 मिनट लग जाते हैं। 5 किलोमीटर का कमोबेश रास्ता है। जाएंगे कैसे? तो हम इंशाल्लाह इज्तिमाई तौर पे बसों के ज़रिए ग्रुप की सूरत में उम्रा करने जाएंगे। आप 8 तारीख वाले ग्रुप में तब भी साथ जाएंगे, 9 तारीख वाले ग्रुप में पहुंचे तब भी साथ जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अलग अलग फ्लाइट से आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ ही उम्रा करेंगे। अगर हमारे पहुंचने से उनका वक्त करीब हुआ तो हम इंतज़ार करके कुछ देर बाद साथ कर लेंगे, और अगर अगले दिन हुआ तो उनको अलहदा से करा दिया जाएगा। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद उम्रा कर लिया, अब जनाब मैं हरम जाना हो तो बिल्कुल हमारे से ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जाती है। नाश्ते के बाद पूछ लिया जाता है कितने हुज्जाज जाना चाहते हैं। अगर ज़्यादा हैं तो बस आ जाती है, वरना कम होते हैं तो भी उनको ड्रॉप करवा दिया जाता है हरम के पास। आना कब है? आने के लिए बताया जाता है कि भाई इस रास्ते पे, क्योंकि बसें तो वहाँ क्या कार भी नहीं रुक सकती, एक लम्हे के लिए हरम के 1-2 किलोमीटर के करीब किसी गाड़ी को रुकने नहीं देते। भाई आना कब है? ईशा के बाद फुला जगह पे आप आ जाइए पॉइंट पर, तो यहाँ से इंशाल्लाह हमारा कोई भी टीम का बंदा मौजूद होता है और वो आपको वापस अजीज़िया बिल्डिंग पर भेज देता है। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज करूँ कि अजीज़िया पहुँचने के बाद हमारे पास हज में दिन ही 3-4 रह जाएंगे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि वहाँ भी ट्रेनिंग सेशन जारी रहें। और अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं हो पाती और याद भी नहीं रहती, हो भी गई हो तो याद नहीं रहती। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम ईद की नमाज हर साल पढ़ते हैं, 2 दफ़ा पढ़ते हैं ईद है, नमाज जनाजे में अक्सर शिरकत होती है, लेकिन हम क्या चाह रहे होते हैं कि जब कभी नमाज जनाजा ईद में खड़े तो इमाम साहब तरीका दोहरा दें, जबकि आए दिन वास्ता रहता है। तो अब जो काम जिंदगी में पहली बार कर रहे हो तो उस पर कितनी तवज्जो की ज़रूरत होगी। तो लिहाजा वहाँ भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं। हम मशवरा यही देते हैं कि हज से पहले एक उम्रा करने के बाद कोशिश करें कि उस वक्त अपने इमारत में रहें, वहाँ करीब में नमाज अदा करें और ट्रेनिंग अच्छी तरह ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। हज से एक दिन पहले जब हम पहुँचेंगे, 2 से 3 दिन रह गए, एक दिन उम्रे में गुजर गया, फिर एक दिन हम मिना का पैदल विजिट करते हैं हज से पहले। उसका फ़ायदा ये होता है, और उसमें ख़वातीन भी हमारे साथ जा सकती हैं अगर हिम्मत हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि हाजी मेन हज वाले दिन परेशान नहीं होता। उसको पता होता है मैं ग्रुप के साथ हूँ तब भी पहुँचाऊँगा, नहीं भी हूँ तो भी मुझे पता है कहाँ कंकरियाँ मारनी है, मिना से रास्ता कौन सा बिल्डिंग पे आ रहा है, वो अपने तौर पे आउटो पर आ जाता है। अब गर्मी के दिन है तो अजीज़िया का वो फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं कि भाई कंकरी मारी, दिन अपना जाके रूम में गुजार लिया अगर ज़रूरत है, वरना खैमे में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई चाहे कि भाई गर्मी ज़्यादा है तो दिन में फासला वही है, अजीज़िया की बिल्डिंग जाए 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ पहुँच जाएगा, 2-2.5 किलोमीटर चल के खैमे में पहुँच जाएगा।
तो फिर हाजी को इख्तियार होता है कि वो दिन में चला गया और मगरिब के बाद मिना में रात गुजारना सुन्नत। तो फिर ठंडे टाइम फिर खैमे में आ गए। अच्छा, यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, व्हील चेयर का सवाल आया, तो जिनको फ्लाइट पे डलवानी है वो अभी बता दें, यानी हमें ऑफिस में बता दीजिएगा। अगर एयरलाइन की व्हील चेयर चाहिए एयरपोर्ट की हद तक, बोर्डिंग काउंटर से जहाज तक, लेकिन अगर आप अपनी लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी व्हील चेयर लीजिए, वहां भी फ्री मिल जाती है, लेकिन पता नहीं होता नहीं मिल जाए कभी वो टूटी बूटी हाथ में आ जाती है और तकलीफ का बाइस बन जाती है। अपनी ले लेने में सहूलत ये होती है कि हाजी यहाँ से इस्तेमाल भी करता है, अपनी मर्जी की चीज़ बनवाता है और वापसी वहाँ हरम में वक्फ कर देता है। साथ में एक साइकिल वगैरह पे लगाने वाला वायर लॉक होता है बाइक वगैरह का, वो ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ अमूमन लोग इस मुगालते में रहते हैं कि शायद ये वक्फ व्हील चेयर है। मिना में आपने खड़ी करी, होटल में खड़ी करी, वो समझेगा कि ये हरम वाली है। अब वो आप आए, अभी आपने अपने बुजुर्ग हजरात को अंदर बिठाया, कोई दूसरा लेके चला गया और ये बेचारा जिसने ली थी वो परेशान। तो कोशिश कीजिए कि अगर व्हील चेयर ले जाना चाहते हैं तो उसके साथ कोई वायर लॉक वगैरह साथ यहाँ से लेके जाएं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अजीजिया करीब है, लिहाजा गर्मी का हज है, दिन में चाहे हाजी बिल्डिंग पे टाइम गुजार सकता है, रात मिना में गुजारना सुन्नत है, रात में कोशिश करके आ जाए। अच्छा, कोई रात को भी नहीं आ सकता, अहम पॉइंट, मिना में रात में वक्त गुजारना क्या है सुन्नत, और रमी करना क्या है वाजिब, और हर वाजिब के तर्क पे दम है, बकरा ज़िबा करना, वाजिब तर्क हो जाए तो दम देना पड़ता है। तो इसकी एक सहूलत मैं आपको अर्ज कर दूं कि अजीजिया में जो हमारी लोकेशन है उसका एक फ़ायदा ये है कि वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की एक ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती है जो सिर्फ रमी कराने ले जाती है। वो बाकी मिना में आपको उतरने नहीं देगा, लेकिन शैतान के पास ले जाएगा, बस से उतारेगा, आप रमी करके राउंड लें, जब तीसरे शैतान को कंकरी मारेंगे तो वापस वो बस की तरफ भेजेगा, मिना में उतरने नहीं देगा। लेकिन कम से कम उसका फायदा ये होता है कि हाजी अगर नहीं जा पा रहा या कोई उज़ुर है तो उसका वाजिब नहीं छूटता। बुजुर्ग हजरात साथ हैं, मिना नहीं ले जा पा रहा है तो वो बस में कम से कम रमी करवा के ले आए तीनों दिन, तो उसका वाजिब अदा होता रहेगा। लेकिन बिल्डिंग जाने में हाँ एक चीज का वो है कि ये जो 5 दिन 7 की रात से निकालना शुरू कर देते हैं, 7, 8 ये 2 दिन मिना के शुरू में हो गए, 9 गुजरता है अरफात, 10, 11, 12 ये मिना, और 9 और 10 की दरमियानी शब मुज़दलिफा की होती। तो इन तमाम अय्याम की जो खाने की पेमेंट है वो मौल्लिम को हो चुकी होती। अब अगर कोई बिल्डिंग जाता है, सहूलत तो है कि गर्मी का दिन उसने कमरे में गुजार लिया, लेकिन खाना मिना में हो, तो फिर ये होता है कि अगर आप नहीं आना चाह रहे, हिम्मत नहीं हो रही है, तो फिर खाना वहां से फिर कोई भी खुला हो अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपके खाने की अय्याम की सारी पेमेंट मिना और अरफात में हो चुकी है। अगर हम ये सहूलत चाहते हैं तो फिर कोशिश करें कि हम बिल्डिंग में ना जाए, अपने खैमों में टाइम गुजारें। अच्छा, अब इसमें असल दिन पहला ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मिना का रश पूछते हैं लोग, फिर लोग ये पूछते हैं कि वॉशरूम पे कितना लोड होता है। तो मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप चाहें तो वॉशरूम पे आपको लोड बिल्कुल भी ना मिले। कैसे? हमारी आदत ये है लोगों की कि जैसी देखा ना कि असर का वक्त आ रहा है, 45 मिनट रह गए, आधा घंटा, सारे भागते हैं, अब रश। लेकिन आप थोड़ी सी बात जगह पे उल्टी चाल चले, आपने असर का सलाम फेरा और मगरिब की तैयारी के लिए चले जाए, आपको कोई रश नहीं मिलेगा। खाली मगरिब का सलाम फेरा, आप इशा की तैयारी के लिए चले जाए, आप उस वक्त वॉशरूम हो ले, आपको कोई रश नहीं मिलेगा। रश मिलता कब है? जब लोग देखते हैं ना नमाज में आधा घंटा रह गया, जमात होने वाली है। हालांकि हर खैमे में अपनी अपनी जमातें हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम सारे भागते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर लें, इन चीजों को समझ लें, तो आपको रश मिना में नहीं मिलेगा। और मिना के रश का ताल्लुक पहले दिन से, बस पहले दिन भी कब से? 8 जिलहज की जोहर से इशा तक, बस। और उसी में सारे झगड़े हो रहे होते। अगर आदमी समझ लेना पहले से कि जोहर से इशा का मामला है बस, तो आपको कोई टेंशन ही ना हो। बंदा ऐसी वॉक करते हुए गुजार लेता टाइम। क्यों? आप जोहर में, कोई 7 की रात को मिना आ गया, कोई फजर में आ गया, कोई आ गया, अब सारे जमा हो गए जोहर में। मिना में पहला दिन है, जोहर में जमा हो गए, जोहर, असर, मगरिब, इशा, इशा से बस वाले हाजियों को वो भेजना शुरू कर देते हैं अरफात। पैदल वाला अपनी मर्जी से सुन्नत के मुताबिक चलता है, 9 की सुबह जाएगा, मैं मिना अजीजिया से 8 को जाऊंगा। लेकिन बस वाले की अपनी मर्जी नहीं होती। जो बस की सहूलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, बसें भी मौजूद होती हैं,
लेकिन उनको वो सऊदी हुकूमत का निज़ाम है कि वो 7 की रात से निकालते हैं। इसी तरह अरफात के लिए वो 8 की रात से इशा के बाद निकालना शुरू कर देते। अब आप मिना में हैं, सारा रश टूट गया, लोग अरफात जाना शुरू, खेमे खाली। अरफात चले गए, 9 अरफात में दिन गुजरा, मगरिब हुई, मगरिब पढ़नी नहीं है अरफात में। अब आप मुजदलफा आ गए। मुजदलफा आप कितने बजे भी पहुंचे? आप मगरिब के वक्त निकले, बस से निकले या पैदल निकले, 12 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे। मुजदलफा तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ये फासला है। आप पहुंचे, अब मगरिब और इशा मिला के पढ़नी है। यहां कोई सहूलत नहीं होती, यहाँ खेमे नहीं होते। ये रात के 4-5 घंटे हमें कंकरियां जमा करनी है, मगरिब इशा मिला के पढ़नी है और खुले आसमान के नीचे ये वक्त गुजारना होता है। और ऐसी मुबारक रात है कि बादशाह हो या गुलाम सारे सड़क पे लेटे हो, और ऐसी नींद आती कि शायद कभी नहीं आई हो। बहुत मुबारक रात। अब ये मुजदलफा की रात है। फजर की अजान होते ही नमाज पढ़ी और मिना की तरफ रवाना। फजर की नमाज जिससे मुजदलफा में मिल गई, उसका वकूफ मुजदलफा वाजिब अदा हो गया। अच्छा, जिनके साथ शरई उज़ुर हो, बुजुर्ग हजरात हो, माजूर हजरात हो, उनके लिए यहाँ भी सहूलत है। वो फिर वहीं पर आप उलमा से डिस्कस करेंगे, वहीं सवाल करेंगे। अगर कोई ऐसा उज़ुर है तो वो रात में भी जा सकता है, रात में खाली होता है सब। फजर हुई, अब सारा हाजियों का एक लश्कर जो है वो मिना की तरफ चल पड़ेगा। मिना और मुजदलफा जुड़ा हुआ है, 3 से 3.5 किलोमीटर का ये फासला है। अपने अपने खेमों के हिसाब से, किसी का खेमा 1 किलोमीटर बाद आ जाएगा, किसी का 1.5 के बाद, किसी का 2 किलोमीटर के बाद आ जाएगा। फजर पड़ते ही आप निकल गए, आपका वाजिब अदा हो गया और ठंडे टाइम अपने खेमों में पहुंच गए। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो समझेगा। पहले दिन रश मिला था, अब रश नहीं मिलेगा। क्यों? 10 को कोई कंकरियां मार के बिल्डिंग पे जा रहा होगा, कोई तवाफुल ज़ियारा के लिए निकल गया होगा। अब हाजी जमा ही नहीं होता। 10, 11, 12 और हम तो 13 को भी कंकरियां मार के आते हैं। 13 की इख्तियारी है, लेकिन हम जब इतने दिन है तो करना क्या है? तो हम 12 और 13 की दरमियानी शब वहां सलातो तस्बीह जिक्र दुआ करते हैं इज्तिमाई। जो हाजी चाहते हैं वो 12 को चले जाते हैं। लेकिन 10, 11, 12 परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं होती कि हाजी एक साथ मिना में होता ही नहीं है। कोई कंकरी मार के सुबह ही चला गया, कोई दोपहर में कंकरियां मार रहा है, कोई रात को वापस नहीं आया, कोई तवाफुल ज़ियारा के लिए दूसरे दिन गया हुआ है, तो रोटेशन रहती। अब आप ये समझ लीजिए कि रश सिर्फ पहले दिन कब से कब तक होता है? ज़ोहर से इशा। जब ये बात जहन में होती है तो आदमी हंस रहा होता है लड़ाई झगड़े देख के, यार किस बात पे, अभी इशा की अजान होगी, सब खत्म, सब खत्म। और जिन हाजियों को तजर्बा है ना, वो बाहर वॉक कर रहे हो, करो कैमों में जो एक दूसरे से बदमज़गियां हो रही होती, वो इसमें पड़ता ही नहीं है। क्यों? पता है कि इशा की अजान हुई, अब पढ़े रहो, यहाँ पे अकेले पढ़े रहो, सब जा चुके होंगे अरफात, सब खाली हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये कि अपने आप को ईजी रखें। और ये सफ़र बहुत आसान है अगर आदमी खुद इस्तिराब का, बेचैनी का शिकार ना हो और इत्मीनान के साथ अपने आप को हालात पर छोड़ दे, घड़ियों को देखना छोड़ दे, तो सफ़र इंतहाई आसान है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद कोई तफसीलात हो तो आप ऑफिस रब्ता करके समझ सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस सफ़र को मकबूल व मबरूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हील चेयर का ज़रा बता दीजिए। हाजी साहब ने एक सवाल किया, छतरियाँ तो लेना चाहें तो ले लें, लेकिन वहाँ बट बहुत रही होती है, मुख्तलिफ कंपनियाँ, मुख्तलिफ इदारे बांट रहे होते हैं। मैं खुद तो इसलिए नहीं रखता कि मैंने देखा है कि वो छतरी बाज़ दफ़ा किसी की आंख में लग रही होती, किसी दूसरे हाजी को रश में बड़ी तकलीफ देती, लेकिन गर्मी का फ़ायदा ज़रूर है। वो छोटी छतरी भी आजकल बना दी, वो पहन सकते हैं। वो एक उन्होंने बना दी, उस सर से थोड़ी ऊपर रहती है, लेकिन यहाँ किसी एक फ्रेम से वो फिक्स हो जाती है टोपी की तरह, तो वो भी अच्छी है। वो कम से कम तकलीफ नहीं देती किसी को। बड़ी छतरियों का नुकसान क्या होता है? रश आता है ना, अब बंदे एक दूसरे से चिपक के चल रहे हैं, वो किसी की आंख में घुस रही है, किसी के लग रही है, बहुत तकलीफ में लोग आते हैं। खासकर शुगर पेशेंट का मैंने बड़ा बुरा हाल देखा, क्योंकि वो छतरियाँ जब रश में टूट के गिरती हैं ना, तो उसकी जो पतरियाँ होती हैं वो हाजियों के पैरों में लगती हैं। तो मैं खुद तो इसलिए इस्तेमाल नहीं करता। बाकी ये कि गर्मी के हिसाब से देख के वहाँ फैसला कर सकते हैं। और मैं आपको मशवरा दूँ, अजीज़िया जहाँ हम हैं, ये मक्का का सबसे बड़ा कमर्शियल इलाका है, सबसे ज़्यादा बाजार इधर है। हज में जो चीज़ें हमारे तसव्वुर में भी नहीं होंगी ना, वो हज में वो मुतारिफ कराते हैं। बाज़ारों में एक से एक हज की ज़रूरत की चीज़ें आई हुई होती है, एक से एक। तो यहाँ से अपने आप को लोड
करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाता है ये मेरी ज़रूरत की चीज़ है, ये नहीं है। हाँ, एक शोल्डर बैग ज़रूर साथ रखें, और हज में बस इतना ही सामान हाजी के लिए आफियत रहती है, क्योंकि मिना अरफात में जगह होती है ना, चाहे वो सोफ़ा कम बेड हो, हकीकत ये है कि वो ऐसा है जैसे एक जानमाज पे आपको बैठना है और उसी पे लेटना है। अब अगर आप कोई बैग ले जाते हैं या कोई ऐसी हैंड कैरी ले जाते हैं तो या तो आप होंगे या वो होगी। अच्छा, औरतें इस मामले में कोई रियायत नहीं करती, एक पे खातून खुद होती हैं, एक पे उनका बैग होता है, एक पे उनकी बच्ची होती है, बाकी वो हज जाने बाहर खड़ी होती है। ये बहुत देखा है, क्योंकि हम अंदर जा नहीं पा रहे, तो मर्दों को तो हम समझा लेते हैं और दर्ज देते हुए चल रहे होते हैं कि देखो हमें हज को अगर मकबूल बनाना है तो ये नियत करके चलनी है कि मुझे दूसरे हाजी का ख्याल करना है, बस तुम्हारा हज मकबूल हो गया। लेकिन खवातीन, एक सोफा कम बेड अगर मिला है या मैट्रेस मिला है तो उस पर वो खुद होंगी, एक पे उनका पर्स होगा और एक उनका बच्चा होगा। खुदारा हज ये एक दिन का मामला होता है, अपने हज को जाया मत करें इन छोटी छोटी चीजों में। आपने लाखों रुपए खर्च किए अल्लाह को राजी करने के लिए, तो सिर्फ एक जगह के लिए मैं नाराज कर दूं? बड़ा प्यारा सवाल इन्होंने किया, फ्लाइट में कितना हज में क्या कितना सामान अलाउ है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से हमारा कोई इसमें कमाल नहीं, सऊदी एयरलाइन है आपकी, और सऊदी एयरलाइन से ज़्यादा सामान कोई देता नहीं है। तो 23 किलो के 2 बैग आप ले जा सकते हैं, इतने लेके मत जाइएगा, लेकिन 23 के 2 यानी 46 किलो आप सामान जहाज़ में बेल्ट पे दे सकते हैं और 7 किलो की हैंड कैरी साथ रख सकते हैं। तो यानी ये तकरीबन 52 किलो के करीब सामान आपके साथ जा सकता है एक आदमी का, लेकिन 30 से बड़ा एक बैग नहीं बना सकते। ये इंटरनेशनल लेबर लॉ है, उठाने वाले इंसान होते हैं पीछे। हमारा हाजी क्या करता है, वो छोटी छोटी पानी की बोतलें भर भर के 40-40 किलो उसका बैग बना लेता है। भाई वो बेल्ट से उठा के जहाज में रखना, जहाज से उठा के उस पर बेल्ट पे रखना, ये भी तो कोई बंदा ही कर रहा है ना। और वो आपने तो घसीट के मौलिम के स्टाफ के हवाले कर दिया, वहाँ एयरपोर्ट की ट्रॉली पे कर दिया। लेकिन उससे तो इसलिए कानून बन गए कि 23 किलो से ऊपर का एक बैग आप बनाओगे वापस कर दें, 2 बना लो लेकिन 23 तक हो बस। और एक हैंड कैरी आप इस तरह की कोई केबिन साइज ले सकते हैं। लेकिन मिना अरफात के लिए एक शोल्डर बैग पे इत्तफाक करने वाला हाजी बहुत मजे में रहता है, उसका चलना आसान। मुझसे हाजी पूछ रहे थे मुजदलफा की रात के लिए कोई हम वो मैट्रेस रख लें, चटाई रखें, तो मैंने उनको मशवरा दिया जो हल्का से हल्की चीज हो सकती है वो होती है चादर। आप एक एक्स्ट्रा एहराम, पूरा एहराम नहीं, एक एक्स्ट्रा एहराम की चादर रख लें। भाई अगर कोई चीज कोई खराब भी होती तो एक आध चादर होगी ना, तो एक एक्स्ट्रा एहराम की चादर रख लें और एक बिछाने वाली चादर बस, या वो जो चटाइयाँ आती हैं छोटी सी। ज्यादा वहां बट रहे होते हैं, अरफात में बिस्तर भी बट रहे होते हैं, लेकिन वो हाजी खुद तकलीफ में आ जाता है और बेचारे से चला नहीं जा रहा था, बिस्तर उठाया हुआ है। बाज हाजियों को मैंने देखा वो अरफात से मुजदलिफा आ रहे हैं, बैग उठ नहीं रहा, कंधे कट रहे हैं। हमने कहा बैग खोलो तो, हजरत भी साथ थे बापू, हमने कहा बैग खोलो तो। दही लबन के डब्बे जो अरफात में बट रहे थे, जूस के डब्बे उससे भरा हुआ, अब इससे चला नहीं जा रहा, इसके कंधे कट रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है, दही जो एक्सपायर होने वाला है, अब उसने रख लिया पाकिस्तान पोतों को नवासों को दूंगा। भाई वो तो अभी मीना पहुंचते एक्सपायर हो रहा है। शॉप खूबसूरत पैकिंग होती है ना वहां, और फ्री में इतना बड़ा होता है, कंटेनर अरफात में बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये जो सारे लवाजमात इस्तेमाल करता होता पता है क्या, वॉशरूम की लाइनों में लगा होता। और जो हाजी जितना अपने आप को हल्का रखता है, भाई पानी पिए, पानी की जरूरत है गर्मी का हाजी, लेकिन ये जूसेस और जो वहां पता नहीं क्या क्या बट रहा होता है, जो इसकी लाइनों में लगा रहता है, तो वो ये भूल जाता है कि मैं अरफात में हूं, आज तो मैं 0 मीटर होने आया हूं। वो ये भूल के वो लंगर की लाइन में लगा हुआ है, फिर वो लंगर जमा कर लिया है। तो अपने आप को एक शोल्डर बैग की हद तक, एक पानी की बोतल और सिंपल एक आध चादर, कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग भाई मिना में ही है, समझ लें। खैमा दूर होगा, जमरात से बिल्डिंग करीब है, तो आपको क्या करना है, आप जाएं बदल के नहा धो के दोबारा आ जाएं। तो कोई कपड़े लिबास नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं रखता, एक चार्जर और बस सिंपल एक चादर, बस बिछाई लेट गए। वो भी कहां, मुजदलिफा में काम आती है कि आप थोड़ी देर आराम करना हो तो लेट गए। ये पूछ रहे हैं बैग में एयरपोर्ट पे ले जा रख क्या नहीं सकते, तो कोई भी लोहे वगैरह की चीज, छुरी है, ये सब चीजें ना रखें। अच्छा, हमने इसमें सामान की फहरिस्त भी लगाई है, क्या क्या रखना हाजी की सहूलत में रहता है।
अजीज या जस्ट एक अपार्टमेंट आपने किराए पे ले लिया, वो पूरे रिहायशी इलाके हैं, तो वहाँ हम कुछ चीज़ें अपनी ले जाएं तो अच्छा होता है। जैसे चादरें वैसे तो होती हैं, लेकिन एक एहतियाती चादर हम रख लें, कोई प्लेट खाना का, कभी वैसे तो नीचे रेस्टोरेंट में खाने का इंतजाम होता है, लेकिन कोई कमरे में अगर लाते हैं तो चादरें ख़राब ना हो, तो उसके लिए आप प्लेट और ग्लास वगैरह साथ ले लें। लेकिन लोहे की कोई चीज़ हैंड कैरी में नहीं रख सकते। नेल कटर, कैंची, छुरी, ये आप लगेज में रख सकते हैं। बाकी आप में से कोई चीज़ मज़ीद तफसील तो ऑफिस में समझ लीजिएगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला सफ़र को आसान और मकबूल फरमाए। वज़ू करना है तो वज़ू कर लें दुआ के बाद, और उसके बाद क्या कहते हैं इंशाल्लाह नमाज और खाना। हसन भाई, इसमें एक आखिरी एहतियात, जो शुगर पेशेंट हैं या दीगर ऐसे हजरात जिनको वाशरूम की हाजत ज़्यादा रहती है, वो तो कोशिश ये करें कि जहाज़ पे जब फ्लाइट पर जाएं तो आधे दिन का रोज़ा रख लें। जहाज़ में कोल्ड ड्रिंक, चाय, जूसेस, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जहाज़ का जो वाशरूम है ना, उसका जिसने सफ़र किया उसको पता है, और जिसने सफ़र नहीं किया उसको नहीं पता। तो आपको एहराम संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एहराम को तहारत के साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेबी कमोड होता है छोटा सा, पानी भी सही से मयसर नहीं होता, तो कोशिश करें कि जहाज़ का कमोड यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े आपको।